हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू एएसएफ अकेडमी। मैं हरिओम सूर्यवंशी लेके आया हूँ एक नया चैप्टर। मैं आपको पढ़ाता हूँ साइंस, जिसमें आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट आज का हमारा आपका टॉपिक क्या है, जैव प्रक्रम। क्योंकि आपको पता चल गया होगा आपके त्रैमासिक पेपर बहुत जल्दी होने वाले हैं, जिसकी सरकार के द्वारा स्कूल के द्वारा आपको टाइम टेबल भी बता दिया गया होगा। 28 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आपके बायोलॉजी के 2 चैप्टर आएंगे, फिजिक्स के 2 चैप्टर आएंगे और केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आएंगे। क्योंकि आपकी जो साइंस की बुक है उसमें शुरुआत में हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर दिए हैं, उसके बाद बायोलॉजी के चैप्टर हैं और उसके बाद हमारे फिजिक्स के चैप्टर हैं। तो हम 2 चैप्टर अपने केमिस्ट्री वाले कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आज से हम बायोलॉजी के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा आज चैप्टर होगा 6वां चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम। इसमें हम कुछ प्रमुख क्वेश्चनों को देखेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद आइए हम चलते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, इसे स्टार्ट करने से पहले पिछली जो हमारी वीडियो थी अम्ल क्षार एवं लवण वाली, उसमें एक बच्ची का डाउट आया था, जिसमें उसने पूछा था कि जो हमारा बेकिंग सोडा निर्माण की अभिक्रिया है उसमें क्या हुआ था। हमने क्या किया था कि सोडियम कार्बोनेट था, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या है, हमारा सोडियम कार्बोनेट था, जिसकी हमने क्या किया था, इसके संतृप्त जलीय विलयन में हमने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया था, प्रवाहित किया था, जिससे हमारा बना क्या था 2NaHCO3। मतलब यह क्या बन गया था, हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। यह बन के हमारा तैयार हो गया था। यह हमारा क्या था, सोडियम कार्बोनेट। देखेंगे, दो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन था, मतलब सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन मतलब H2O हमारा वैसे ही हो गया, जलीय विलयन है, संतृप्त जलीय विलयन था। उस पर जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया तो हमारे क्या बन गए, बेकिंग सोडा के 2 अणु बन गए। जैसे देखेंगे इसमें Na2 है, 2Na हो गया हमारा, CO3 मतलब का CO3, तो हमारे यहाँ पे देखेंगे CO3 हो गया। लेकिन इसके अलावा हमारे देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी है और 2 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर भी है। तो 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 3 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ कितना लगा है, 3, और आगे कितना लगा है, 2। तो मतलब टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए हमारे। उसके बाद हाइड्रोजन 2 है, तो 2 आगे लगे होने के कारण हाइड्रोजन भी हमारे क्या हो गए, 2 हो गए। बचा था C यहाँ पे कार्बन और एक C यहाँ पे, तो 2 आगे लगे होने के कारण कार्बन भी हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस प्रकार यह समीकरण हमारा संतुलित हो गया। अगर आप रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखना चाहते हैं तो इससे पहली वाली जो हमारी वीडियो थी, जिसमें हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की बहुत आसान ट्रिक बताई थी, जिसमें आप जाकर क्या कर सकते हैं, कोई भी रासायनिक समीकरण हो, किसी भी प्रकार का रासायनिक समीकरण हो, आप उस ट्रिक को फॉलो करके आसानी से उस रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। चलिए आज के हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हमारा 6वां चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम। और इसके बारे में हम देखेंगे जैव प्रक्रम में जो हमारे सबसे पहले मोस्ट क्वेश्चन है, जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पहले हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक हमारा इस चैप्टर का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। जैसे हम लिख देते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, नेफ्रॉन की संरचना बनाकर इसका वर्णन करो। अथवा करके इसका एक और तरह से पूछा जाता है कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाओ। यह प्रश्न दोनों तरह से आ सकता है और हमारा आंसर भी दोनों तरह में कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। आइए हम देखते हैं इसमें
कि हमारा यह होता किस प्रकार से है। नेफ्रॉन के बारे में पहले हम समझते हैं। नेफ्रॉन बेसिकली हमारा होता क्या है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें शुरुआत में नेफ्रॉन के बारे में भी बताना रहेगा कि नेफ्रॉन होता क्या है। तो मनुष्य में क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, मतलब उत्सर्जी पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक तंत्र पाया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारी कौन निभाती है, किडनी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। और वृक्क या किडनी की क्रियात्मक इकाई हमारा क्या होता है, नेफ्रॉन। मतलब हमारी जो किडनी होती है, किडनी को बनाने वाली इकाई क्या है, नेफ्रॉन। और हमारी शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 2 किडनियां। और प्रत्येक किडनी में हमारे नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 10 लाख। कितनी होती है हमारी, 10 लाख। प्रत्येक किडनी में कितनी होगी, 10 लाख। मतलब दोनों किडनी में मिला के हमारी कितनी हो जाएगी, 20 लाख। मतलब 20 लाख नेफ्रॉन से मिलकर हमारी क्या बनी होती है, दोनों किडनियां बनी होती हैं। आइए की संरचना के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो नेफ्रॉन की संरचना में सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है, नेफ्रॉन हमारे क्या है, किडनी की क्रियात्मक इकाई है। और किडनी नेफ्रॉन को बनाने के लिए क्या होता है, जो हमारी वृक्कीय नलिकाएं होती हैं वो आपस में मिलकर ये क्या कहती हैं, वृक्कीय नलिकाओं का जो अंतिम सिरा होता है या खुला सिरा होता है, उस खुले सिरे को हम क्या बोलते हैं, बोमन संपुट या बोमन कप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोमन संपुट या बोमन कप बोलते हैं। इस बोमन कप में हमारी क्या होती हैं, जो हमारी धमनियां होती हैं वो आके प्रवेश करती हैं। कौन सी धमनियां, वृक्कीय धमनियां आके क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। और वृक्कीय धमनियों के प्रवेश के कारण वहां क्या बन जाता है, एक गुच्छा बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और इसमें क्या होता है, एक सिरा इसका मोटा होता है और एक सिरा कैसा होता है, पतला। मतलब जब इसमें रक्त प्रवेश कर रहा होता है तो उस समय उसे भी क्या बोलेंगे, अपवाही धमनी, अभिवाही धमनी। और जब बाहर निकल रहा होता है तो पतले सिरे वाली धमनी से निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपवाही धमनी। आइए हम चित्र बनाते हैं और चित्र के साथ इसका वर्णन करना भी सीखेंगे। देखिए बोमन हमारा क्या है, नेफ्रॉन का चित्र आपकी किताब में बहुत जटिलता से दिया गया है, मतलब बहुत ही कठिन दिया गया है, जिसे बनाने में हो सकता है आपको कठिनाई भी हो, लेकिन हम इसको बिल्कुल इजी वे में बहुत सरल तरीके से बनाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें बोमन संपुट बनाना रहता है, तो एक कप जैसी संरचना बना लीजिए। यह हमारी क्या हो गई, एक कप जैसी संरचना हो गई। इससे हमारा क्या निकलेगा, इससे हमारी निकलेंगी संग्राहक नलिकाएं। क्या निकलेंगी, संग्राहक नलिकाएं। देखिए संग्राहक नलिका निकल के आई। इसके बाद यह नलिका कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, जिससे क्या निर्माण होगा, हमारे हेनले लूप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक नीचे कैसे कपनुमा संरचना बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेनले लूप कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं, हम हेनले लूप कहते हैं। और यह नलिका हमारी आगे बढ़कर किसमें प्रवेश करती है, संग्राहक नलिका में। किसमें प्रवेश करेगी, संग्राहक नलिका में। जिसमें इस तरह की शाखाएं निकली होती हैं। और यह संग्राहक नलिका कहाँ जाके खुलती है, हमारी मूत्राशय में जाके खुल जाती है। मतलब यहाँ से जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा वो मूत्र कहलाएगा, और वो जाकर कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, हमारा मूत्राशय में जाकर इकट्ठा हो जाता है।
लीजिए हमारा नेफ्रॉन की संरचना बनकर तैयार हो गई। आपने अभी तक पढ़ा होगा कितना कठिन होता है, कितना कठिन होता है, लेकिन अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हमारी अविभाही धमनी अंदर की ओर आएगी और क्या बनाएगी, ग्लैम्रुलस का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। यह आएगी कैसी, मोटी होगी आते समय और जाते समय इसकी चौड़ाई कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यह ऐसा क्यों होता है, जिससे हमारा रक्त का जो प्रवाह है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। रक्त का जो प्रवाह है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ज्यादा तीव्र गति से आएगा। जैसे ही रक्त हमारा तीव्र गति से यहाँ बोमन संपुट में आएगा तो वो ग्लोमेरुलस द्वारा क्या हो जाएगा, उसे छान दिया जाएगा और छान कर उसे क्या है, यह हमारी संग्राहक नलिका है, इसमें प्रवेश करा दिया जाएगा और संग्राहक नलिका से होते हुए हेनले लूप और हेनले लूप से होते हुए दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, हमारे समीपस्थ कुंडलित नलिका, यहाँ पे क्या होगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और इससे होते हुए हमारी जो संग्राहक नलिका है इसमें इसे भेज दिया जाता है और आगे यह मूत्राशय में जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले यह क्या हो जाएगा, हमारा अविभाही धमनी, अविभाही धमनी। इससे क्या होगा, इससे जो रक्त है वो हमारे कहाँ आएगा, नेफ्रॉन में आएगा। अविभाही धमनी, इसे क्या बोलेंगे, अपवाही धमनी, अपवाही धमनी। इससे क्या होगा, हमारा जो रक्त है वो निकल के कहा जाएगा, सॉरी अपवाही श्रा हो गई है, अपवाही श्रा। अपवाही श्रा हो जाएगी, जो क्या करेगी, जो क्या करेगी, हमारे रक्त को इससे निकाल के बाहर ले जाएगी। यह क्या है, हमारे पूरे इस नेफ्रॉन के ऊपर क्या है, लिपटी रहती है। अगर हम चाहें तो इसे बना भी सकते हैं, अगर नहीं है मन तो इसे छोड़ भी सकते हैं। चलिए देखते हैं, यह हमारा क्या हो जाएगा, बोमन संपुट, बोमन संपुट। उसके बाद हमारा, नहीं ये हमारी धमनी ही होगी, इसे हम धमनी कर देते हैं। यह हमारा बोमन संपुट, यह देखिए ये नेफ्रॉन के पास वाले हिस्से में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र। प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र, या इसे हम समीपस्थ भी बोल सकते हैं, कई कई जगह इसे समीपस्थ भी बोलते हैं। समीपस्थ या प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र, यह थोड़ा दूर स्थित है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, दूरस्थ, दूरस्थ संकीर्ण क्षेत्र। क्या हो जाएगा हमारा, दूरस्थ संकीर्ण क्षेत्र। उसके बाद हम, यह क्या हो जाएगी हमारी, यह हमारी हो जाएगी संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। और यह यू आकार है, यह हमारा क्या हो जाएगा, हेनले, इसे साइड में लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं हेनले लूप। और चित्र हमारा किसका है, चित्र है हमारा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का। चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसमें हमारा है क्या, देखिए नेफ्रॉन हमारा क्या होता है, मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी क्या पाई जाती है, किडनी या वृक्क पाए जाते हैं, जिनमें क्या होते हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाओं से मिलके यह बने होते हैं। और प्रत्येक नेफ्रॉन, प्रत्येक हमारे किडनी में 10 लाख सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। इन छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाओं को ही हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो दोनों किडनी में मिला के हमारी कितनी हो जाएंगी, 20 लाख नलिकाएं, ठीक है। यह नलिकाएं क्या कहती हैं, हमारे नेफ्रॉन का निर्माण कर देती हैं। और इन नलिकाओं के स्वतंत्र शरीर को हम क्या बोलते हैं, बोमन संपुट, बोमन संपुट, या इसे कप भी बोलते हैं, या बोमन कप भी कहते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो वृक्कीय नलिकाएं होती हैं उनसे क्या आती हैं, धमनियां आती हैं। वो कैसी आती है, धमनियां। और इस बोमन संपुट में जाके एक गुच्छे का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लेमेरुलस। इसे क्या बोलते हैं, ग्लेमेरुलस। इसे बोलते हैं हम ग्लेमेरुलस का क्या कर देती हैं, निर्माण कर देती हैं। यह ग्लेमेरुलस में क्या होता है, जब हमारी अभिवाही धमनी आती, इसका व्यास कैसा होता है, अपवाही धमनी की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इससे जो रक्त है वो अधिक प्रेशर के साथ इसमें आ सके। अधिक प्रेशर के साथ इसमें आएगा तो फिर इसमें क्या हो जाएगी, छानन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारे बड़े बड़े प्रोटीन के अणु हैं वो क्या है, यहीं पर छनकर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। शेष बचा पदार्थ हमारा क्या है, इस बोमन संपुट के माध्यम से क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। और जब आगे की ओर बढ़ेगा तो क्या है, सबसे पहले हमारा समीपस्थ या कुंडलित नलिका होगी, समीपस्थ प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र होगा, या समीपस्थ कुंडलित नलिका भी बोल सकते हैं, कुंडलित, क्योंकि कुंडली जैसी है तो इसे हम कुंडलित नलिका भी बोल सकते हैं, कुंडलित नलिका। और इसे फिर क्या बोलेंगे, दूरस्थ कुंडलित संकीर्ण क्षेत्र को हम यहां कर देते हैं, या दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो इससे होते हुए वो आगे जाएगा और हेनले लूप तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, इसमें जो अन्य आवश्यक पदार्थ हैं, जैसे यहाँ पर तो हमारे बड़े बड़े प्रोटीन के अणु तो निकल गए, लेकिन जो सूक्ष्म अणु होते हैं वो क्या है, इससे छन कर क्या आ जाते हैं, नीचे की ओर हेनले लूप तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे आवश्यक पदार्थ हैं, जैसे इसमें हमारा यूरिक अम्ल भी होगा, यूरिया भी होगा, ग्लूकोज भी होगा और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। तो यहाँ से जो आवश्यक पदार्थ हैं उन्हें पुनः अवशोषित करके रक्त में भेज दिया जाता है। और जो अवशोषण के पश्चात बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं। और वो मूत्र हमारा क्या है, दूरस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए हमारे संग्राहक नलिका में पहुंच जाता है और संग्राहक नलिका द्वारा उसे मूत्राशय में पहुंचा दिया जाता है। और इस प्रकार हमारी मूत्र निर्माण की क्रिया विधि भी संपन्न हो जाती है और इसी प्रकार हमारे नेफ्रॉन की संरचना बनकर भी तैयार हो जाती है। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे, इसे आप समझिए आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मनुष्य के शरीर में 2 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं और इनमें छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। यह छोटी छोटी नलिकाओं की संख्या कितनी होती है, 10 लाख। एक किडनी में कितनी, 10 लाख। और इन्हीं छोटी नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। इस नेफ्रॉन की संरचना में क्या होता है, इन छोटी छोटी जो नलिकाएं होंगी ना, इनके अंतिम सिरे को हम क्या बोल देते हैं, या जो खुला भाग होता है उस पर हमारा क्या बनता है, बोमन संपुट बनता है। वो किसका निर्माण करता है, हमारे बोमन संपुट का निर्माण करता है। और बोमन संपुट में क्या होगा, जो हमारी वृक्कीय नलिकाएं हैं उनसे धमनियां आएंगी। कौन सी, हमारी अभिवाही धमनी, जिसमें अभिवाही धमनी का व्यास जो होता है वो अपवाही धमनी की अपेक्षा कैसा होता है, बड़ा होता है, जिससे ज्यादा मात्रा में क्या है, इसमें रक्त आ सके, मतलब ज्यादा प्रेशर के साथ रक्त आ सके। और जब ज्यादा प्रेशर से रक्त आएगा तो फिर क्या होगा, इसमें जो बड़े बड़े प्रोटीन के अणु हैं वो यहीं पर छनकर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और जो छोटे छोटे अणु होते हैं जिनमें जैसे हमारा यूरिक अम्ल है, यूरिया है, या हमारा ग्लूकोज है, या अन्य आवश्यक पदार्थ होते हैं, जो क्या है यहाँ से छनकर क्या है हमारे आगे की ओर, जिसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं, या कई जगह हमें इन्हें प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र भी देखने को मिल जाता है। इसके माध्यम से यह होते हुए कहाँ, हेनले लूप तक पहुंचते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे जो अन्य छोटे छोटे पदार्थ जो आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, उनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है और उन आवश्यक पदार्थों को अवशोषित कर हमारे शरीर में या रक्त में वापस भेज दिया जाता है। और अन्य जो पदार्थ बचते हैं अवशोषण के पश्चात बचे अपशिष्ट पदार्थ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं, वो द्वितीयक संकीर्ण या दूरस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए हमारे कहाँ पहुंच जाते हैं, संग्राहक नलिका में
पहुंच जाते हैं और संग्राहक नलिका द्वारा इन्हें क्या कह दिया जाता है, बाहर वहां कहा मूत्राशय में भेज दिया जाता है, जहां पर यह हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक को समझने में आपको कोई भी दिक्कत हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, आप दोबारा हमें कमेंट करना, हम आपको दोबारा बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।